नमस्कार। चलिए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देख लेते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसके ये महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर एमसीक्यू दिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ आवश्यक और ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं। मुझे पता है कि आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रिवीजन करके करते हैं तो आप लोगों को इसको क्लियर रहेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है या रासायनिक समीकरण जो होता है ये क्या होता है। तो जब क्या होता है कि जब एक किसी पदार्थ को, जब मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ है, उसकी क्रिया एक दूसरे पदार्थ के साथ कराई जाती है। ठीक है, किसी भी सिंगल पदार्थ का जब हम दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक ना, यानी हम मान लीजिए दो सामान लेते हैं और उन दो सामानों को मिला करके हम एक सामान बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस जो ये हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और जो हमारा समीकरण प्राप्त होता है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना क्लियर है। तो अब रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन तथा उत्सर्जन देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और या फिर उसमें क्या होता है, कुछ उत्सर्जन होता है। अब परिवर्तन क्या क्या हो सकता है और उत्सर्जन क्या क्या हो सकता है। तो परिवर्तन मान लीजिए पहला क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन होता है कि ठोस है तो ठोस से द्रव में हो गया, द्रव है तो द्रव से गैस में हो गया, और गैस है तो गैस से ठोस में, द्रव में, इन अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि रंगों में इनके परिवर्तन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि इसमें या फिर गैस का निष्कर्षण होगा या फिर मतलब वही निष्कर्षण होता है यानी निकास होता है या फिर उत्सर्जन होता है। और चौथा आप लोग मान सकते हैं क्या चीज़, कि इसके तापमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। तो ये हमारे जो हो गए आपके रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, आपको ये सब देखने को मिलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग जैसे एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब करेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये देखिए हमारा हिंदी में लिखा हुआ है और बड़े अक्षरों में लिखा है। ठीक है, यानी कर सकते हैं पूर्ण रूप में। तो इसको हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म में, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, तो उस शॉर्ट फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो ये आसानी तरीके से हम इसको अच्छे से लिख भी लेते हैं और अच्छे तरीके से इसका जो हमारा संतुलन करते बनता है और कर सकते हैं कि जो समीकरण है तो उसको हम उस छोटे रूप से अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम O बोलते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखिए क्या होता है कि किसी अभिक्रिया जो हमारी संतुलित होती है कोई भी, और कोई अभिक्रिया संतुलित नहीं होती, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर एक सपोज दैट हम लेते हैं कि कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी तत्व है, तो इसमें दो अणु है, दो परमाणु या दो अणु। ठीक है, जब दो परमाणु इधर पर है तो इधर भी हमको दो होने चाहिए, और दो इधर है तो यहाँ दो यहाँ भी होना चाहिए। ये मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होगा तभी इसको संतुलित करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ दो नहीं होता, यहाँ दो दिया गया, यहाँ दो दिया गया है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमको दो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका संतुलन करते हैं। जब तक जो अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं होती तब तक वो पूर्ण रूप में नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, तो उसको हमको संतुलित करना है। तो वो असंतुलित रूप में होती है, जो कि जो अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं होती उसको हम असंतुलित रूप से अभिक्रिया कहते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। मान लीजिए तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में हम लोग जब देखते हैं तो पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हम लोग लेते हैं CaO, ये सॉलिड स्टेट में है, और H2O ये हमारा लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड मतलब जल के रूप में, जल है यानी द्रव के रूप में, और ये हमारा कैसा है, ठोस के रूप में। तो इससे हमारा बनता क्या है, इससे जो हमको प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस हमको प्राप्त होगा। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ
चूना, इसको हम लोग बोलते हैं CaOH का हॉल ट्वाइस को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। अगली अभिक्रिया कौन सी है? अगली अभिक्रिया हमारा होता है वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसमें आप लोग देख रहे हैं ना कि इसमें जो हमारा जो अभिक्रिया है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के, ये हमारा अभिकारक हो गया, ठीक है, मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। एक हमारा उत्पाद कितना है, सिंगल उत्पाद है, तो एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसमें हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया को क्या होता है, देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है कि टूटना। वियोजन का मतलब अगर आप लोग शब्दों पर जाएंगे तो आसानी से इसको कर लेंगे। क्या होगा वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना या फिर अलग होना, अलग होना। जैसे कहते हैं ना ये वियोजित हो गया, ठीक ना, तो ये टूट गए या फिर अलग हो गए। अब जैसे हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को इसको नहीं दूसरा ले लेते हैं, CaCO3, ये सॉलिड स्टेट में हमारा है। जब इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है, ये CaO सॉलिड स्टेट में हो जाता है और Ca2 गैस स्टेट में हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकल जाती है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या होगा, ये बुझा हुआ चूना हो गया। ये हमारा क्या था, ये चूना था और ये बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक है, अब हम लोग अच्छा नया स्लाइड ले लेते हैं। नया स्लाइड में हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं क्या चीज़, देखिए ये हमारा किसका हो गया, संयोजन और वियोजन। यहाँ पर हमने संयोजन देख लिया और हम वियोजन देख लिए। अब वियोजन के बाद क्या आ जाता है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया। एक विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाती है। मान लीजिए तीसरा हम लोग ले लिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को हटाकर खुद उसके स्थान पर ग्रहण हो जाता है, यानी विस्थापित करता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन का अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण समझने के लिए, मान लीजिए हम लोग कहीं किसी भी शहर में गए, ठीक ना, अपने गांव से किसी भी शहर में गए और वहाँ पर जा कर के हम लोग किसी भी एरिया में रहने लगे और उस एरिया में रहते रहते इतनी पहचान बन गई, इतना सब कुछ हो गया कि वहीं के लोगों को, या फिर जैसे विस्थापन का एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, अंग्रेज आए हमारे देश में, तो क्या किए कि भारतीयों की ज़मीन को ही कब्जा करने लगे। भारतीयों को मतलब हर चीज़ यहाँ पर, क्योंकि शासन उन्होंने किया, तो भारतीय जहाँ पर रहते थे, जैसे हम लोग जहाँ पर रहते थे, हम लोग की जहाँ भूमि थी, तो वहाँ पर वो खुद ही कब्जा करने लगे। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझे तो क्या होता है, कब्जा करना। विस्थापन का मतलब कब्जा करना, एक जिसका स्थान जहाँ पर है उसको उस स्थान से हटा देना। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में हम इसको अगर समझना चाहें तो क्या होगा, देखिए Fe है, एक किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और CuSO4 जो होता है एक किस स्टेट में होता है, एक्वाइस स्टेट में होता है, ठीक ना, जलीय स्टेट में होता है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। ये हमारा CuSO4 क्या हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, Fe के साथ CuSO4 का जब अभिक्रिया कराई जाती है, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब हम इस अभिक्रिया को कराएंगे तो FeSO4 यानी ये क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, यानी किसको हटा दे रहा है, कॉपर को यहाँ से हटा दे रहा है। कॉपर को हटा करके Fe जो है कॉपर के स्थान पर आ गया और कॉपर को हटा दिया, तो हमारा क्या हो गया, कॉपर हमारा सॉलिड स्टेट में अलग हो जाता है, और यहाँ पर आयरन सल्फेट या फिर सल्फेट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, आयरन सल्फेट, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, फूट डालो राज करो वाला यहाँ पर नीति है। यानी ये जा करके इसके साथ अभिक्रिया किया तो इसको हटवा दिया कि नहीं भाई तुम हट जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर रहूँगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फूट डालने का कार्य किया जाता है विस्थापन अभिक्रिया में। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सी अभिक्रिया हमारी आती है, चौथा नंबर पर यहाँ पर होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण देखिए, बिना उदाहरण के आप लोग नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण सबसे अच्छा सोर्स होता है हमको अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो यानी A2SO4 प्लस BaCl2, इसको जब हम लोग कराते हैं, द्विविस्थापन का मतलब दोनों का एक दूसरे में चेंज होना।
यानी क्या हो जाएगा, BaSO4, Ba चला गया इसके पास, और जो Na है Na चला गया इसके पास। द्विविस्थापन यानी दोनों का एक दूसरे के स्थान से चेंज हो रहा है। यानी मान लो किसी के घर का किसी दूसरे घर में चला गया, किसी दूसरे घर का इस घर में आ गया, ठीक है, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी BaSO4 सॉलिड स्टेट हो गया और +2 NaCl, ये हमारा केस में स्टेट में हो गया, ये हमारा हो गया एक्वा स्टेट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ए बन गया। यानी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे पहले, सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम सल्फेट था, ये क्या था, बेरियम क्लोराइड था, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब उपचयन और अपचयन क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग पूरा MCQ देखेंगे, हम लोग का MCQ क्या है। तो उपचयन और अपचयन को देखने के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तथा किसी अन्य पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उसे उपचयन, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी क्या होता है, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जब वृद्धि होती है तो उपचयन, और किसी भी पदार्थ के जब ऑक्सीजन में ह्रास होता है तो उसको अपचयन कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका अपचयन होता है, और जिसमें इसकी कमी होती है उसका अपचयन होता है, ठीक ना। उपचयन और अपचयन देखिए क्या है कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक ना, ऑक्सीजन की वृद्धि अगर हो रही है, ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होगा, यानी ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होगा तो इसमें हमको क्या होगा, उपचयन होगा। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया उसमें उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन के ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। उपचयन का मतलब ऊपर उठना, अपचयन का मतलब नीचे की ओर, यानी उसका पैर टांग खींचना कह सकते हैं। तो क्या COU हो गया और +H2, इसको जब हम हीट देते हैं तो हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O गैस अलग निकलेगी, ठीक है। H2O यानी H2O मतलब क्या होता है, जल होता है, ठीक है, ये अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये थोड़ा सा जान लिए, जो कि इस MCQ सीरीज को करने से पहले। अब चलिए हम लोग करते हैं MCQ, तो देखते हैं क्या इससे बन जा रहे हैं। तो क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, पानी में उबलने पर जल वाष्प का देना, बर्फ के पिघलने पर जल देना, और लवण का जल में घुलना, द्रव्य पेट्रोलियम का दहन करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन दिया है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, द्रव्य पेट्रोलियम गैस LPG का दहन करना जो होता है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। शायद इसको मैं एक बार करा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको लेकर के आया क्योंकि आप लोग इसको थोड़ा सा जानते रहेंगे, ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपका अच्छा खासा बन रहा है हमेशा। अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या है कि कौन किसके स्थान पर जा रहा है। अगर इसको देख लिए तो हम लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया दे रहा है, संयोजन अभिक्रिया दे रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया दे रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया दे रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा उस उत्तर, यानी विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ। देखिए क्या हो गया, नाइट्रोजन यहीं पर है और इसके साथ ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन जा रहा है यानी विस्थापित हो रहा है, संयोजन तो हो नहीं रहा है, विस्थापित हो रहा है, ठीक। तो दूसरा तो हमारा नहीं होगा, मान लीजिए संयोजन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर दूसरा खत्म, तो अगर दूसरा खत्म तो ये वाला खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इसके बाद क्या दे रहा है कि देखिए ऑक्सीजन जो यहाँ पर हमारा O2 था, तो ये इसके साथ भी H2 के साथ भी, इस वाले H2 के साथ यहाँ पर हो गया, यानी इसमें क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या है कि ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। ये क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें हमारा दोनों हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। अगला क्या, नीचे दिए गए अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो FeS स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और H2O गैसीय स्टेट में है, तो FeO4 तथा 2H2O गैस के रूप में निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि FeO आ गया, यानी O भी इसके साथ आ गया, और 4H2O यानी H2O उसी स्टेट में है। तो क्या है, आयरन धातु उपचयित हो रही है, या जल का अपचयन हो रहा है, या जल अपचयन का कार्य करता है, या जल उपचयन का कार्य करता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमारा सही उत्तर हो रहा है। फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, और फोर्थ आंसर भी हमारा
सही है। यानी क्या हो रहा है, जल का अपचयन हो रहा है, जल उपचायक का कार्य कर रहा है और आयरन धातु उपचयित हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? जल की बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करना, अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपतन। तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जल की बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखने वाली योग्य है कि यहाँ पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम बोल रहा है, तो जल के बिना बुझे के साथ अभिक्रिया भी होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? इसके बाद हमारा देखने लायक है इसमें कि अम्ल का तनुकरण है। हाँ, अम्ल का तनुकरण भी इसका होगा सही उत्तर। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में जब जाते हैं तो यहाँ पर हमको 1 और 2 दिया है, 2, 3 ये सब, तो हमारा सही उत्तर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में है। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के साथ खुला छोड़ने पर धूसर होने का क्या कारण है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही उत्तर 1 नंबर, केवल ए, 1 नंबर सिल्वर क्लोराइड के अपघटन के साथ सिल्वर का बनना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है तो इसमें बोल रहा है 25 मिलीलीटर जल है, तो इसमें थोड़ी मात्रा में NaOH और अनार्द्र CaSO4 तथा NaCl A, B तथा C के बीकर को क्रमशः डालते हैं। प्रेक्षण किया गया तो बीकर ए तथा बीकर बी के ताप में वृद्धि होगी, जबकि बीकर सी के विलयन का ताप गिर जाता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर नंबर हमारा सी हो जाता है। और सी नंबर में हमारा क्या है? फर्स्ट और फोर्थ सही है, फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर सही है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर सी हो जाता है। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है, जिसे अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन कहते हैं। विलयन का हल्का बैगनी रंग फीका हो जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित प्रेक्षणों में से सही व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि MnO4 एक उपचायक है तथा FeSO4 अपचयित करता है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर दिया है। निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन का मतलब होता है कि दोनों का विस्थापन होना है। दोनों का विस्थापन देखिए किस में हो रहा है? बेरियम सल्फेट में हो रहा है, Na2, ये सही है, CuO2, और ये तो क्या हो रहा है? ये तो जुड़ रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे, यानी फर्स्ट और जिसमें फर्स्ट हो तो उसको हम लोग काट देते हैं, और जिसमें हमारा फर्स्ट होता है उसको काट दे रहे हैं, और जिसमें तीसरा हो उसको भी काट देते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या इसमें से आ रहा है? सही उत्तर सिर्फ बी आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें संयोजन अभिक्रिया हो गया और इसमें जो है तो इस संयोजन के बाद वियोजन वियोजन कहाँ पर है? इसमें हमारा सही उत्तर क्या हुई? FB। अच्छा, द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, विस्थापन तो हो रहा है इसमें, लेकिन द्विविस्थापन नहीं है, तो हमारा सही उत्तर सिर्फ सेकंड नंबर हो जाएगा। चलिए अगला, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल करके विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से चूने के शीतल करने के लिए विलयन के बारे में सत्य कथन कौन सा सही है? यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन में pH 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन में pH 7 से कम होगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 और 3 और 4, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। अगला बेरियम सल्फेट, बोरियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बोरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से सही अभिक्रिया का क्या प्रदर्शन है? पहली बात तो इसमें देख लेते हैं हमको होता क्या क्या है कि जब बेरियम क्लोराइड है, ठीक ना, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें तो पहली बात तो विस्थापन तो हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन तो हो रहा है हमारा कि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो इसमें अभिक्रिया का प्रकार किस प्रकार का प्रदर्शित होगा? बेरियम क्लोराइड, ठीक ना, एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसमें क्या विस्थापन हो रहा है, लेकिन द्विविस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन तो होगा नहीं, द्विविस्थापन होगा। चौथा नंबर तो सही होगा। चौथा नंबर जिसमें हमारा सही उत्तर हो उसको पहले देख लेते हैं, चौथा के अलावा वाले को काट लेते हैं, यानी फर्स्ट नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा। हमारा क्या हो सकता है? दूसरा, चौथा और या फिर सिर्फ चौथा। दूसरा क्या दिया? अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है, तो सही बात है, ये भी हो रही है, इसका हमारा सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। और जल का विद्युत अपघटन एक
अपघटन अभिक्रिया है, जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मोल का अनुपात क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2:1 H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्माशोषी जो प्रक्रम होता है वो कौन सा होता है, इसमें से ऊष्माशोषी प्रक्रम ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ठोस का बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कृपया करके इसको अपना फीडबैक जरूर दें और इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट चलिए, धन्यवाद।